नमस्कार। खोजी न्यूज की खास बातचीत में आज हमारे साथ एक युवा चेहरा मौजूद है। समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता माने जाने वाले, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनसभा से गौरव जैन जी। गौरव जैन जी से हम बातचीत करेंगे उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर, आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर। तो सबसे पहले गौरव जैन जी, आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ही क्यों? देखिए, हमारे हमारा जो देश है वो संस्कारों से बना हुआ देश है, और हमारे देश के संस्कार कहते हैं समतावाद, सब एक समान। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, हमारा संविधान सबको एक समान अधिकार देता है और समतावादी संस्कार है, और समतावादी का मतलब है समाजवाद। इसलिए मैं उस पार्टी को जोड़ना मैंने ज़्यादा बेहतर समझा, जो समतावादी समाजवादी विचारधारा के नायक आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों से प्रेरित होकर काम कर रही है। कब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की? देखिए, बचपन से ही जब जब थोड़ा होश संभाला, और तमाम, चूंकि हमें किताबों में हमारे महापुरुषों के बारे में बहुत बताया गया, तमाम तरह की चीज़ें, आंदोलन मैंने पढ़े हैं लगातार। तो छात्र जीवन से ही मैं सोशल वर्क में था, और छात्र राजनीति के तहत भी मैंने बहुत काम करने का प्रयास किया है। और छात्र जीवन में चलते चलते मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों को जाना। और 2004 में मैंने पहली बार, कार्य तो मैं पूर्व से करता रहा हूं, परंतु 2004 में पहली बार मैं समाजवादी पार्टी में पद पा पाया था, और नगर सचिव से मैंने वहां शुरुआत की थी। क्या कभी अन्य राजनीतिक पार्टी की तरफ कोई झुकाव गया? नहीं, कभी कोई झुकाव नहीं गया। सिर्फ मेरा मेन झुकाव विचारधारा की तरफ है, और जो विचारधारा मेरे मन को अच्छी लगती है, ऐसी विचारधारा जिसमें मेरे मन में अपने लिए प्रश्न ना खड़े हों, ऐसी संतुष्टि मुझे सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में मिली, इसलिए कहीं और ध्यान गया ही नहीं। बात अगर मैं समाजवादी पार्टी की करूं, तो कौन कौन से पदों पर आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियां समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई जिनका आपने निर्वहन किया हो? देखिए, मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में लगातार काम करने के लिए मुझे दायित्व मिलते रहे हैं, और मैंने सदैव प्रयास किया है कि जो दायित्व परम आदरणीय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से मुझे दिए गए, उन पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूं। मैं युवजन सभा में नगर अध्यक्ष रहा हूं 3 साल, 2006, 7, 8। उसके पश्चात मैं जिला अध्यक्ष युवजन सभा रहा हूं। मैं लगातार 5 बार बैक टू बैक मैं जिला अध्यक्ष युवजन सभा रहा हूं 2014 तक। 2014 में मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी, उसका मैंने आज तक निर्वहन करने का प्रयास मैं करता रहा हूं। और 2016 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे एमएलसी का चुनाव लड़ने का भी अवसर प्रदान किया था। और उसके अलावा लगातार मैं सम्मेलन हुए, नौजवान सम्मेलन हुए, तो मैं आगरा, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर मंडलों में प्रभारी के तौर पर भी मैंने नौजवानों के लिए काम किया है। उसके अलावा अलग अलग चुनावों में, जैसे उपचुनाव हुए या मुख्य चुनाव हुए, तो मुझे चुनाव सहयोगी अथवा प्रभारी बनाकर जगह जगह भेजा जाता रहा है, और मैंने वहाँ भी पूरी मेहनत से काम करने का प्रयास किया है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम को लेकर हम आगे चले, और अधिकतर उन सीटों पर हमें जीत भी मिलती रही है। तो लगातार कुछ ना कुछ दायित्व मिलता रहा, काम करते रहे, करते रहेंगे। बात अगर आज की राजनीतिक पृष्ठभूमि की करूं मैं, आज की राजनीति कैसी है? देखिए, राजनीति एक सेवा का माध्यम है, और राजनीति चलती है विचारधारा से। जब अंग्रेजों के भारत देश गुलाम था, उस समय भी क्रांतियां हुई, राजनीति हुई, क्रांतियां हुई, आंदोलन हुए। वो सभी एक कहीं ना कहीं एक विचारधारा से प्रेरित आंदोलन थे। और हमारे देश में जो देश चलता है, जो लोकतंत्र चलता है, जो व्यवस्थाएं चलती हैं, वो विचारधारा के आधार पर चलती हैं। संगठन, पार्टियां बनी, वो सब अपनी अपनी विचारधाराओं के साथ बनी। और आज के समय में भी जो पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां ही ऐसी रह गई हैं जो विचारधारा पर चल पा रही हैं। अधिकतर पार्टियों ने अपनी विचारधारा छोड़ दिया, और जो नहीं छोड़ पाई तो उसमें कुछ पार्टियां ऐसी भाई जो नकारात्मक विचारधारा लेकर आज काम कर रही हैं। आज की पृष्ठभूमि में सिर्फ सोशलिस्ट लोग ही पूरे देश में जहां कहीं भी हैं, वो कहीं ना कहीं अपना एक वजूद, अपनी एक विचारधारा को जिंदा रखे हुए हैं। अन्यथा आज के समय, आज की पृष्ठभूमि में राजनीति की विचारधारा ना होकर व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति रह गई है, जात धर्म की राजनीति रह गई है, ऊंच नीच की राजनीति रह गई है। एक समानता की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग कम है। एक मेरा सवाल है आपसे कि अगर मैं कंपेयर करूं, वैसे मुझे पता है कि आप अपनी समाजवादी सरकार की पार्टी को ही अच्छा बताओगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी की सरकार भाजपा से बेहतर कैसे? देखिए, आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार को ही बेहतर बताओगे। सीधी सी बात है, हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलने वाले लोग हैं समाजवादी में, तो उसे बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूं, आप बताइए कि जैसे आईटी क्रांति आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आई थी, आज हमारे समाज के अंदर हर तरह का आदमी,
ऐसे परिवार भी हैं जो सुबह का नाश्ता कर लेते हैं तो उन्हें रात के खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, रात का खाना तब मिलता है। और जब रात का खाना खा लिया तो पूरी रात जाग कर निकल जाती है कि सुबह का भोजन बच्चों को कैसे कराया जाएगा। ऐसे गरीब परिवार जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, पेट काट काट के पढ़ाते हैं, पेट काट काट के अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, और जब उनका बच्चा 12वीं कक्षा पास कर लेता है तो वो आज के समय के साथ चलना चाहता है। जो आज का करंट ईरा है, IT युग का समय है, उसके साथ वो बच्चा चलना चाहता है, उसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऐसे गरीब बच्चे की भावना को समझकर हमारे अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया। अब बताइए कोई सरकार आज तक ऐसा कर पाई क्या? कई लाख लैपटॉप दिए। हमारी बच्चियां 10वीं 12वीं कक्षा पास कर लेती है, उनके माँ बाप के पास सीमित पैसे होते हैं, वो सोचते हैं कि इन पैसों में इस बच्ची की शादी कर दूं या ऐसे पढ़ाऊं। वो मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो बच्ची पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है। ऐसी बच्ची की भावनाओं को समझा। हमारे नेता ने कन्या विद्याधन के रूप में और अन्य माध्यमों से उन बच्चियों के हाथ में पैसा पहुंचाने का काम किया। वो बच्चियां पढ़ी भी और बढ़ी भी। महिलाएं, हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बहुत से क्षेत्र इस तरह के रहे हैं कि वहां की महिलाओं को बहुत सीमित संसाधन मिल पाते हैं, दो साड़ियां मुहैया नहीं हो पाती। ऐसी महिलाओं के दर्द को उस नेता ने समझा हमारे, और 55 लाख समाजवादी पेंशन के माध्यम से 6,000 रुपए साल उन महिलाओं को देने का काम किया। मजदूर, गरीब मजदूर, उन्हें साइकिलें दी, उनके लिए पेंशन का इंतजाम किया। उसके अलावा बहुत सी चीजें मैं इस तरह की आप बताइए। हाईवे, एक हाईवे बनाया हमारे नेताजी ने, और उस हाईवे के माध्यम से लखनऊ तक के लोग, लखनऊ तक के तमाम गांव, कस्बा, तहसील, जनपद एक दिल्ली से सीधे जोड़ दिए। आप बताइए वहां किसान का व्यापार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? व्यापारी तरक्की करेगा नहीं करेगा? हवाई जहाज, लड़ाकू विमान उन्होंने हाईवे पर उतार के दिखा दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की योजनाएं मैं आपको बता रहा हूं और समाजवादियों ने दी हैं, जहां एक नेता बच्चियों के बारे में सोचता हो, 1090 दे दी। बच्चियों को परेशानी होती थी, वो अपने माँ बाप को सारी बातें खुल के नहीं बता सकती, अपने भाई को नहीं बता सकती। उन्हें डर है कि कहीं मेरा स्कूल भेजना बंद ना हो जाए, कहीं मेरा ट्यूशन जाना बंद ना हो जाए, कहीं मुझे कोई नुकसान हो जाए, डर के हमारे अपने परिवार में नहीं बताती थी। 1090 दे दी। उन बच्चियों ने उन पर सूचना की, उन्हें कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी, उन्होंने सूचना की, सूचना का हल हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा। तो जहां इतना भावुक होकर, भावनाओं के साथ, संस्कारों के साथ जो नेता काम करता हो, वो बच्चों की भी सोचते हैं, किसानों की भी सोचते हैं, नौजवानों की भी सोचते हैं। गरीब मजदूर रिक्शा वाले पैरों से पैंडल चला के रिक्शा चलाते थे, उनकी भी सोच उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा करके दी। कितनी योजनाएं मैं आपको बताऊं, घंटों निकल जाएंगे। किसानों का दुर्घटना बीमा 1 लाख से 5 लाख कर दिया, सिंचाई मुफ्त दे दी। तमाम तरह की चीजें जो की हैं, जो योजनाएं लाए हैं, वो समाजवादी समतावादी जो विचारधारा है, कुर्सी प्राप्त करने के बाद उस समतावादी समाजवादी विचारधाराओं की झलक अखिलेश जी की योजनाओं में दिखाई देती है। उनका मानना यह है कि जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जिसे आवश्यकताएं हैं, उन्हें संसाधन दो और बराबर में लाके खड़ा करो। जहां इतनी गहराई की सोच जिस नेता के अंदर, जिस सरकार के अंदर, जिस पार्टी के अंदर हो, उससे बेहतर कुछ होता आप मुझे बता दीजिए। अभी आप बता रहे हैं कि भावनात्मक रूप से आपके नेता अखिलेश यादव जी जुड़े हैं जनता के साथ में। 2017 में आपकी तरफ से नारा भी दिया गया था कि काम बोलता है। कहाँ गलती रही कि सरकार भाजपा की आ गई? देखिए, हम लोग, एक ट्रेंड था उत्तर प्रदेश के अंदर कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति होती थी। एक वो अंग्रेजों का रूल था ना, डिवाइड एंड रूल। तो कुछ पार्टियां इस तरह की चीज करती थी कि समाज को बांटो, धर्म को बांटो, राज कर लो। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक ट्रेंड चेंज करने का प्रयास किया। उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने काम का नारा तो दिया, काम करके भी दिखाया, धरातल पे काम करके दिखाया। और काम करने के बाद हम लोगों को इस बात का विश्वास था कि लोग हमारे काम को स्वीकार करेंगे। हम जहां बैठे हैं, आप देख लीजिए, यहां देवबंद का हाईवे, देवबंद से आपको सहारनपुर जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे, और देहरादून जाने में, चूंकि पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में उधर जाते हैं, 3 से 4 घंटे, 4.5 घंटे तक लग जाते थे। आज आप यहां से 40 मिनट में सहारनपुर जाते हैं और 2 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाते हैं। ये उस हाईवे की देन है। आपका लखनऊ का रास्ता 10 से 12 घंटे का हुआ करता था, आज आप उस हाईवे से जाइए, आप 6 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे, 6 से 7 घंटे में। तो हमें ये विश्वास था कि जो योजनाएं हमने दी है, जो एक सकारात्मक सोच हम समाज के अंदर लेकर आए हैं, जो संसाधन हमने लोगों को दिए हैं, लोग उसको स्वीकार करते हुए पुनः हमें मौका देंगे, ताकि हम उत्तर प्रदेश को जहां तक ला पाए हैं, इससे और आगे लेके जा सके। मेट्रो, बहुत सारे प्रोजेक्ट मेट्रो के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो अंडर प्रोसीजर थे, बहुत सारे हाईवे ऐसे थे जो हमारे अंडर प्रोसीजर थे, बहुत योजनाएं ऐसी थी जो हमारे अंडर प्रोसीजर थी। आज कोरोना काल में मोबाइल की सबको जरूरत है, बच्चों की क्लासेस मोबाइल पे चल रही है। हमारे नेता ने उस समय सोच लिया था और कहा था कि सरकार बनेगी तो हम तमाम नौजवानों को एक मोबाइल देंगे। उन्हें पता था कि मोबाइल के आने वाले समय में जरूरतें लोगों को बढ़ेंगी, आवश्यकताएं।
हमारे नेता को 102 108 के पता था, एक गर्भवती महिला को किस तरह गांव में जरूरत पड़ेगी, उन्होंने 102 दी, 108 दी। यूपी 100, हमारे सरकार में एक किस्सा हुआ, कहीं घटना हो गई महिला के साथ, हमारे नेता ने उसे गंभीरता से लिया और उस एक घटना के ऊपर पूरे प्रदेश में यूपी 100 जो वर्ल्ड की बेस्ट पुलिसिंग कार्य प्रणाली है वो उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। इस सरकार ने बदल के यूपी 112 कर दिया। आज कोरोना काल में वही यूपी 100 काम आया, वो 102 काम आई, वो 108 काम आई, वो अस्पताल काम आए, वो इंस्टीट्यूट काम आए जो अखिलेश जी की सरकार में दिए गए थे। केंद्र सरकार 3 नए कृषि अध्यादेश लेकर आई थी, उसके बाद पूरे देश में हंगामा हुआ। केंद्र सरकार बार बार प्रस्ताव देती है, किसान बार बार ठुकराते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में केंद्र सरकार की तरफ से कहा है कि हम इसको 2 साल तक के लिए टाल सकते हैं, जिसके बाद हम संशोधन करेंगे तो 2 साल तक रुक सकते हैं, तो क्या जवाब होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी है, ये भाजपा की सरकार पहले तो जनता के बीच से अपना विश्वास खो चुकी है। इनके तमाम निर्णय जब से सरकार में आए हैं 2014 के बाद से तमाम निर्णय जनता के लिए नकारात्मक सिद्ध हुए। इन्होंने नोटबंदी दी, उन्होंने कहा कि कुछ भी अगर कमी निकलेगी तो हमें चौराहा बता देना, हम आके जवाब देंगे। कोई चौराहा नहीं बता रहा, ना वो चौराहे पे आने को तैयार है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। मुझे बता दें नोटबंदी से इस देश को क्या लाभ हुआ, सिवाय कई लोगों की जान जाने के और एक पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देने के अलावा। उसके बाद जीएसटी का मसला ये लोग लाए, बता दीजिए जीएसटी कितने व्यापारियों के आज तक भी समझ में आ पाई हो, एक शोषण का तरीका और खड़ा कर दिया व्यापारी की। उसके बाद इन्होंने और भी कई फैसले लिए, मैं कई फैसले इस तरह के इनके बता सकता हूं। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले तो सरकार के प्रति जनता का विश्वास खत्म हो गया। आप जीडीपी की स्थिति देख लीजिए, जब इनकी सरकार बनी 10 पॉइंट कुछ जीडीपी थी, आज माइनस में जा चुकी। ये बार बार कोरोना का हवाला देते हैं, भाई नौकरियां चलेगी, कोरोना की वजह से चली गई, जीडीपी गिर गई। कोरोना से पहले क्या स्थिति थी देश की, आप बताइए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, क्या दे पाए? कृषि अध्यादेश पर ही मैं आ रहा हूं, क्या दे पाए? नहीं दे पाए। और जीडीपी क्या स्थिति थी, लगातार गिरने की स्थिति में जीडीपी थी, और ऊपर से कोरोना आ गया। हमारा देश ऐसी परिस्थितियों को झेलने के लिए इतना सक्षम था कि ऐसी कोई आपदा आ जाए तो वो झेल सकता था, सरवाइव कर सकता था, सब लोग साथ मिलकर उस चीज को सरवाइव कर सकते थे। लेकिन इस देश की जो क्षमताएं थी उनकी जड़ों को खोखला करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। हम कोरोना की आपत्तियों को, व्यवस्थाओं को नहीं झेल पाए कोरोना समय काल को। अब ये 3 अध्यादेश ये लोग ले आए। अब चूंकि अविश्वास सरकार के प्रति है, तो पहले तो सरकार पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा कि वे 3 अध्यादेश लाइए हमारे हित में ही होंगे क्या। पहले तो वही विश्वास खत्म हो गया, क्योंकि आज से पहले क्या पूरे देश के अनुभव जो है वो कड़वे हैं। अब अध्यादेश की आप स्टडी में आ जाइए। आप किसान हम और आपसे और सरकार से कहीं ना कहीं जमीनी परिस्थितियों को ज्यादा समझता है, और वो किसान ये कह रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है। हमारी आय इससे बढ़ने की बजाय हम लोग और कारपोरेट घरानों के गुलाम हो जाएंगे, हमारी जमीनों पे कारपोरेट घराने हावी हो जाएंगे, हमें रेट नहीं मिल पाएगा, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। तमाम तरह के कारण किसान बता रहा है कि ये कानून कहीं ना कहीं इनकी ड्राफ्टिंग गलत हो गया, आप इन्हें वापस लीजिए और किसानों से राय करके एक सही ड्राफ्टिंग बनाकर तैयार कीजिए अगर आप किसानों का भला चाहते हैं। तो इनकी क्या मजबूरी है कि किसानों की बात नहीं मानना चाहते? क्या इन पे कारपोरेट घरानों का दबाव है? वो कौन सी मजबूरी है कि कई लाख किसान कह रहे हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, सरकार फिर भी लागू करना चाहती है? क्या ऐसी परिस्थिति है, क्यों लागू करना चाहती है? खत्म करें। ये इसलिए लागू करना चाहते हैं क्योंकि कारपोरेट घरानों के हाथों में बंधक बन के रह गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो। सिर्फ 1 से 1.5%, 2% लोगों को पूरी भाजपा की सरकार लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। केंद्र सरकार तो कह चुकी है कि 2 साल के लिए टालने के लिए तैयार है, धरना खत्म करो। मैंने कहा ना, सरकार के प्रति किस बात पे विश्वास करें? सरकार की आज तक कोई ऐसा वादा हो जो सरकार ने पूरा करके दिखाया हो? इस वादे का क्या भरोसा, क्या करेंगे? और 2 साल बाद फिर क्या परिस्थिति है? फिर तब भी तो वापस करना पड़ेगा। आप आज ही वापस कर लो, एक नई ड्राफ्टिंग बनाओ, किसान दलों से राय करो, किसान नेताओं से राय करो, एक आम किसान के बीच में जाके एक जनगणना इकट्ठी करो कि जनमत क्या चाहता है, उस आधार पर आप बिल बनाइए। आप तो टाइम निकालना चाहते हैं कि भाई किसी तरह धरना खत्म हो और फिर हम लोग दोबारा से इस बिल को लाके इसे लागू करते। वापिस क्यों नहीं लेना चाहते? वो क्या मजबूरी है? उस मजबूरी का नाम बताइए ना। इतना क्या दबाव, कारपोरेट घरानों के दबाव में इतना क्यों है सरकार? लगातार किसान नेता बताते रहे कि कई किलोमीटरों के गोदाम बनाकर उन लोगों ने खड़े कर दिए कारपोरेट ने। वो क्यों कर दिए उन्होंने खड़े? उन्हें पहले से पता था बिल का। आज आप देख लीजिए, जहां जहां भी प्राइवेट सेक्टर, अब बीएसएनएल पूरी तरह बर्बाद हो गई, जियो को हैंड ओवर कर दी पूरी टेलीकॉम व्यवस्था। जियो पहले फ्री में आया, उसके बाद उसने 199 रुपए में रिचार्ज करा,
फिर 399 में करा। आज बहुत सी कंपनियां बर्बाद होने का कगार पर आ गई। जियो 699 वो वही रिचार्ज दे रहा जो फ्री में दे रहा था। क्यों? क्योंकि वहां कारपोरेट हावी हो गया। जब भी कारपोरेट के हाथ में देश की कोई भी व्यवस्था जाएगी वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उपभोक्ता का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, तमाम चीजों का नुकसान होगा। सिर्फ फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट का। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि कभी ऐसा लगा कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया कि राजनीति की पृष्ठभूमि दिनों दिन बदल रही है, तो कभी ऐसा मन में ख्याल आया हो कि राजनीति से किनारा कर लिया जाए? देखिए, आप जिन्हें मैं आदर्श मानता हूं, समाजवादी नेताओं ने बहुत सी जगह बहुत सी बातें कही। हमने कहीं ये भी पढ़ा है कि अगर अच्छे लोग खामोश होंगे तो खराब लोग सत्ताओं पे काबिज हो जाएंगे। आदरणीय लोहिया जी ने भी कहा है कि सड़कें खामोश होंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो चलो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य हासिल न कर लो। तो हम लोग तब तक चलते रहेंगे जब तक हम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। जब तक समतावादी समाज का निर्माण नहीं होगा तब तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लगे रहेंगे। आपका वो क्या लक्ष्य है जो आप हासिल करना चाहते हो राजनीति में? जो समाजवादी लोग, आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, जिसे एक समतावादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, और उस हवन में दो आहुति हमारे हाथ से भी डल जाए, बस इसीलिए इस प्रयास में लगे हुए हैं, आजीवन लगे रहेंगे। क्या कोई चुनाव लड़ने का मन है आगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, मेरा प्रयास है। क्योंकि देखिए, कोई इतनी बड़ी भूख तो हमारे अंदर है नहीं। हमारा तो लक्ष्य सिर्फ यही है कि समाज की सेवा किसी भी माध्यम से हो जाए। बाकी चूंकि मेरा क्षेत्र सदर विधानसभा है मुजफ्फरनगर से, यहाँ लगातार पिछले 20 साल से काम करता रहा हूँ, तो प्रयास करेंगे, अगर पार्टी अवसर देगी तो चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गौरव जैन, युवा जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। बड़ी बेबाकी से उन्होंने खोजी न्यूज के सवालों का जवाब दिया। गौरव जैन जी, आपका खोजी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।